नाज़रीन आदाब, शब खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन, आप सोच में पड़ गए होंगे कि आज किस मौजू पे बात होगी। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की एक खास मौजू पे और वो था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, और आज भी हम ऐसे ही एक खास मौजू पे बात करेंगे। और उस मौजू के साथ साथ हम यहां पे जम्मू कश्मीर में देखेंगे कि ओवरऑल जो सिनेरियो है महकमे हेल्थ का वो क्या है। आपको बताना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत ऑलरेडी यहां पर 30 लाख के लोग ऑलरेडी कवर्ड थे, लेकिन लोग जो हैं, लोगों में यह भी एक सवाल था कि इसमें सभी लोग नहीं कवर हो जाते हैं। खुशकिस्मती की बात है कि हाल ही में एक ऐसा ऐलान यहां पे यूटी गवर्नमेंट ने किया जिसकी खबर आपको बताना चाहेंगे और जिसके हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो हर एक को हासिल करना चाहिए। बताना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत के तर्ज पर ही हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को यहां राइज किया गया और इस स्कीम का ऐलान पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बजाते खुद किया। बताना चाहेंगे कि यह जो स्कीम है इसमें तकरीबन सालाना 123 करोड़ रुपए खर्च होंगे और मौजूदा और रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन और उनके अहल खाना भी इससे मुस्तफीद होंगे और बाकी लोग तो है ही। एक और बात आपको कहना चाहेंगे कि इस स्कीम के दायरे में तकरीबन जम्मू कश्मीर के मजीद 1 करोड़ के करीब लोगों को फायदा मिलेगा। जो लोग आयुष्मान भारत स्कीम में रह गए हैं वो सभी इसके दायरे में आएंगे। अब यह स्कीम है क्या, इस स्कीम से किस तरह एक बीमार को फायदा मिलेगा और हर एक शहरी को फायदा मिलेगा, आज यही बातचीत हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। हमारे साथ तशरीफ फरमा है फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जनाब अटल डलू साहब। आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जनाब अटल डलू साहब, चूंकि इफ्तिताही कलमात आपने सुने जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, आप भी उसमें मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी साहब भी उसमें मौजूद थे और बाकी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर है वो भी मौजूद थे। एक स्कीम का जो आपने ऐलान किया कि हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में यहां जम्मू कश्मीर के हर एक फर्द को लाया जाएगा, क्या है ये स्कीम और किस तरह से इसका फायदा उठा सकते हैं? जैसा कि आपने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 30 लाख लोग यहाँ जम्मू कश्मीर में कवर्ड हैं जी। उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर सालाना फैमिली फ्लोटर बेसिस पर मौजूद है जी। तो लेकिन इसमें कई सारे लोगों की तरफ से रिप्रेजेंटेशंस आई कि उनका नाम इसमें नहीं था, वो इसमें कवर्ड नहीं थे, क्योंकि ये सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जो डिप्राइव्ड फैमिलीज थी उनके लिए था ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जी। तो एक फैसला हुआ और भारत सरकार का भी इसमें कई बार जोर रहा है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर चला जाए जी। तो एक फैसला हुआ कि हमें भी जो बाकी लोग जो रह गए हैं इस स्कीम से उनको भी फायदा कैसे पहुंचाया जाए जी। तो एक यही फैसला हुआ कि पूरी जनता जो कि रेजिडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के उनको इस स्कीम के दायरे में लाया जाए। और जैसे आपने कहा कि हमारे जम्मू कश्मीर की आबादी लगभग 1 करोड़ 30 लाख के करीब होगी, तो जो बाकी बचे हुए 1 करोड़ लोग थे उनको भी इस स्कीम के तहत लाया जाए। जो फायदे, जो फैसिलिटीज़ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत में अवेलेबल हैं बेनिफिशरीज़ को, वो सभी फैसिलिटीज़ इस स्कीम में भी अवेलेबल होंगी। इस स्कीम की खास बात ये होगी कि इसका इलाज इसमें लोग सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं लेकिन हिंदुस्तान के किसी भी कोने में करा सकते हैं। लगभग 23,300 अस्पताल ऐसे हैं अभी जो पूरे कंट्री में हैं जिसमें वो इलाज करवा सकते हैं जी। कोई 1592 पैकेजेस हैं, मेडिकल पैकेजेस हैं जी। जिसमें कि किडनी की प्रॉब्लम्स, ऑन्कोलॉजी की प्रॉब्लम्स, कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम्स वो सब मौजूद हैं, उनको भी कवर किया गया है तो उसका भी फ़ायदा ये उठा सकते हैं। और इसमें ख़ास बात ये है जो मैं बताना चाहूँगा कि कोविड-19 के मरीज़ जो हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये कैशलेस स्कीम होगी।
इसमें प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस अगर किसी को होंगी तो वो उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जाएगा। साइज ऑफ फैमिली किसका क्या है क्या नहीं है वो उसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो ये पूरी के पूरे बेनिफिट्स जो हैं वो आयुष्मान भारत के, वो सारे के सारे बेनिफिट्स इसमें लोगों को मिलेंगे और रियासत के पूरे यूटी के पूरी की पूरी जनता को ये बेनिफिट्स मिलेंगे। हम इसमें सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ था उसका डेटा यूज़ कर रहे हैं। उसमें 2 किस्म के लोग थे, एक तो डिप्राइव्ड फैमिलीज जी, जो डिप्राइव्ड फैमिलीज हैं जिनको डेप्रिवेशंस हैं उनको ऑलरेडी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कवर किया गया है, लेकिन जो नॉन डिप्राइव्ड फैमिलीज हैं उनको भी हम इसमें कवर कर रहे हैं। और अगर कोई SECC डेटा में छूट गया हो तो उसको कैसे जोड़ा जाए उसके बारे में भी फैसला हुआ कि उसको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट देकर और अपना राशन कार्ड देकर या वो उसकी गुंजाइश रखी गई है, गुंजाइश रखी गई है। हम चाहते हैं कि कोई आदमी छूटे नहीं, किसी भी तरीके से छूटे नहीं, हर किसी को इसका जो फायदा है वो मिल जाए। ये तो बहुत ही खुशाइन बात है। डल्लू साहब, आपसे आप ये बताइए कि चूंकि पिछली दफ़ा जो आयुष्मान भारत स्कीम जो लॉन्च हुई थी उसमें यही जैसा आपने फरमाया अभी कि उनको ये शक शुबा था कि कुछ लोग इसमें से छूट गए थे, लेकिन अभी तो इसमें सभी कवर हो रहे हैं। आपने अक्सर बेशतर देखा होगा, आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कहा जाता है अब जी इसको किडनी ट्रांसप्लांट करना है, अब इसको पैसों की ज़रूरत है, इसको आप मदद कीजिए। लेकिन अब जब हर कोई बाशिंदा इस स्कीम के दायरे में आ जाता है तो कितनी मदद मिल सकती है इस स्कीम से ऐसे पेशेंट्स को? मैं आपको बताऊं कि हमको रोज सेक्रेटेरिएट में मिलने के लिए लोग आते हैं कि हमको इलाज के लिए पैसे नहीं हैं जी, तो उन सभी लोगों को इसका फायदा होगा। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बीमारी ऐसी चीज़ है ये पूछ के तो आती नहीं। बिल्कुल सही बात है। कई लोग हैं हमारे जम्मू कश्मीर के ही बच्चे बाहर पढ़ते हैं या हमारे यहाँ के बिजनेसमैन हैं, वो तिजारत के सिलसिले में दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, तो वहाँ अगर बीमार पड़ जाएं तो वहाँ के किसी भी इम्पैनल्ड अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं। उनको सिर्फ अपना कार्ड अपने जेब में रखना है और कैशलेस बेसिस पर, कोई कैश अपने साथ कैरी नहीं करना है जी, अपना इलाज वो करा सकते हैं। देखिए, आपने कार्ड की बात की, अभी जैसा कि हमने बता दिया कि इस तरह से कार्ड हासिल करना है, फिर उनको किसी हॉस्पिटल में, जितने भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, जैसा कि आपने बताया कि 23,300 हॉस्पिटल्स हैं ओवरऑल जहां पे ये इलाज हो सकता है। ये बताइए कि ये कार्ड उन तक पहुंचाने के सिलसिले में क्या इंतजामात है, किस तरह से ये गोल्डन कार्ड, क्या वाकई तो वही गोल्डन कार्ड है जो उसमें दिया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में गोल्डन कार्ड दिया जा रहा है जी, वैसा ही गोल्डन कार्ड या ई कार्ड जिसको कहते हैं वो इसमें भी दिया जाएगा। हम हफ्ते भर के अंदर अंदर एक इश्तिहार निकालेंगे, एडवर्टाइजमेंट होगा टीवी के जरिए भी, अखबार के जरिए भी, जिसमें लोगों को अपील करेंगे कि अपना अपना कार्ड वो कॉमन सर्विस सेंटर या खिदमत सेंटर जो है वहाँ से बनवा लें। तो वो अपना कार्ड जो लोग बनवा लेंगे तो एक बार एक कार्ड तो 30 रुपये में बनता है, उसकी वो जो वो बन जाता है। तो जो कार्ड बन जाएगा तो उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हिफाजत के साथ रखना पड़ेगा, उस कार्ड को लैमिनेट करके, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कब से इस्तेफादा कर सकते हैं इस स्कीम से? कोई टाइम फ्रेम इसमें? टाइम फ्रेम हम इसमें जो फैसला ये हुआ है कि हम पहले कुछ 1 महीना तक कार्ड बांटने का काम शुरू करेंगे। बिल्कुल, जब कुछ लोगों को कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा उसके साथ साथ हम स्कीम को भी लॉन्च करेंगे और लोगों को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे देखे हैं जिनको कहा जाता है कि उनको कुछ बर्थ प्रॉब्लम है या कहीं किसी बच्चे को सर्जरी की ज़रूरत है या हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन अक्सर बेशतर कुछ कहा जाता है कि उनके पास पैसा नहीं है। क्या ये स्कीम जो है, ये स्कीम उन बच्चों को भी राहत पहुंचाएगी? ये सभी बच्चों को, सभी लोगों को, ऐसे लोगों को राहत पहुंचाएगी। अगर किसी का, जैसे मैंने कहा कि नाम 2011 के सेंसस में नहीं था, उसके बाद पैदा हो गया, तो उसका नाम जोड़ने का भी इसमें इंतज़ाम है। या किसी शादियां होती हैं, डेथ्स होती हैं, बर्थ्स होती हैं, उन सब लोगों को इसमें इंक्लूड करने का प्रोसेस है। पेट स्कैन की जरूरत पड़ती है पेशेंट को। हाँ, अब उसको हॉस्पिटल में करना है, अगर प्राइवेट में नहीं हो गया, सरकारी हॉस्पिटल, क्या उन चीजों को कवर किया जाएगा? बिल्कुल, पेट स्कैन को भी कवर किया जाएगा। और मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो कैंसर के, कार्डियोलॉजी के और नेफ्रोलॉजी के जो केसेस होंगे उनको डे 1 से, जिस दिन से ये केसेस डिटेक्ट होंगे, जितने भी खर्चे उनके आ जाएंगे वो सारे कवर। तो कितनी माली मुआवनत एक फर्द को 1 साल भर, क्योंकि साल भर के लिए इंश्योरेंस है, कितना मिल जाएगा?
1 साल का उसका 5 लाख का फ्लोटर बेसिस पर फैमिली का इंश्योरेंस है, 1 साल का। अगले साल वो फिर 5 साल हो जाएगा, उसके बाद फिर वो फिर 5 साल हो जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि अगर 5 लाख तक एक आदमी पे, एक बीमार पे खर्चा होगा तो वो उसको अपनी जेब से नहीं देना है, वो उसको वो इंश्योरेंस स्कीम के तहत मिलेगा। बिल्कुल। अभी ये बताइए कि इसमें जो हमारे प्राइवेट अस्पताल हैं यहाँ पर, जी हाँ, हमारे इस जम्मू कश्मीर में हम बात करेंगे, यूटी की बात करेंगे, इसमें उनको एम्पेलमेंट करने के सिलसिले में क्या इनिशिएटिव्स है आपकी तरफ से और उनको क्या हिदायत है ताकि इनको फैसिलिटीज मिले? जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक हमारे पास यहाँ जम्मू कश्मीर में 218 अस्पताल हैं ऐसे जो इम्पैनल्ड हैं, जिसमें से कोई 64 अस्पताल हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कुछ अच्छे नाम भी हैं यहाँ का, आप देखेंगे खैबर हॉस्पिटल है, नूरा हॉस्पिटल है, जम्मू में आप देखेंगे नारायणा हॉस्पिटल है, वो भी इसमें कवर्ड है। तकरीबन बत्रा हॉस्पिटल है, तकरीबन सभी अस्पताल इसमें कवर्ड हैं। और हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस एक चल रहा है, इनके साथ बात चल रही है कि जो हॉस्पिटल इसमें छूट गए हों, वो अगर वो अपने स्टैंडर्ड्स मीट करते हो, हम उनको भी जोड़ने को तैयार हैं। जैसे आपने देखा होगा ये जो फिगर है अस्पतालों का जो इम्पैनल्ड है, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जी, जैसे अभी हम बात करेंगे कि जो हमारे पास अभी मतलब पेशेंट्स हैं जो आम बीमार है, क्योंकि आपने अभी प्रोग्राम में कोविड के हवाले से भी बात की कि कोविड बीमार जो है उनको भी इस स्कीम से फायदा मिलेगा। यानी इसका ये मतलब है कि अगर उन पे कुछ खर्चा होगा तो वो इस स्कीम के दायरे में आ जाएंगे कि उनको? बिल्कुल। इसमें देखिए 3 किस्म के खर्चे इसमें इंक्लूडेड हैं जी। एक प्री हॉस्पिटलाइजेशन 3 दिन का जी, फिर हॉस्पिटलाइजेशन का जो एंटायर पीरियड है उसको कवर किया जाएगा, और फिर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की जो दवाइयाँ 15 दिन की दवाइयाँ हैं वो भी मिलेंगी, उसका भी खर्चा। यानी 15 दिन के दौरान जितनी वो दवाइयाँ एक 15 दिन पोस्ट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से इसके हॉस्पिटल का तो पूरा पीरियड कवर होगा जी। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का 3 दिन होगा, 3 दिन, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के 15 दिन होंगे। ये तो बहुत ही खुशाइन बात है जैसा कि आपने फरमाया। अभी कोविड के हवाले से आपने जैसा कि बताया, अभी ये आम लोगों की बात हो गई, जैसे इस स्कीम के हवाले से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अभी जो डॉक्टर्स इस वक्त काम कर रहे हैं, जैसे अभी उनके साथ अमला भी है जो मतलब फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं कोविड सूरत हाल के चलते, उनके हवाले से जो इंश्योरेंस कवर है, क्योंकि अभी कहा जाता है कि इस स्कीम के दायरे में सभी लोग आ जाते हैं जी, चाहे सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे रिटायर्ड हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी बाशिंदे हैं वो आ जाते हैं। लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स हैं या जो हमारा अमला है जो कोविड के साथ काम करता है इस वक्त, अगर उनको ऐसा कुछ दरपेश आ जाता है उनके साथ मामला, तो किस तरह से उनको मामलत फराहम की जाती है? उनके हवाले से इंश्योरेंस का क्या सूरत हाल क्या है? इंश्योरेंस उनको भी है, जो भी हमारे JNK के डोमिसाइल रेजिडेंट्स हैं उन सबको ये इंश्योरेंस का कवर मौजूद है। लेकिन डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाली है कि अगर किसी की कोविड-19 के साथ डील करते करते कोई डेथ हो जाए तो उसको 50 लाख का मुआवजा मिलता है। वो डेथ के केसेस की बात जी। लेकिन उसमें जम्मू कश्मीर सरकार ने फैसला किया कि हम उसके 50 लाख के अलावा भी 25 लाख का एक्स-ग्रेशिया रिलीफ उसको देंगे। और अगर कोई नेशनल हेल्थ मिशन में भी हमारी एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, उसके तहत भी हम 10 लाख रुपए देते हैं जो NHM के डॉक्टर्स जी, NHM के डॉक्टर्स को। तो NHM के डॉक्टर की अगर डेथ हो जाती है, डॉक्टर या पैरामेडिक्स या हेल्थ केयर वर्कर जो भी हैं NHM के हो जाती है, तो उसको कुल मिलाकर 85 लाख रुपए मिल जाएगा। लेकिन बाकी अगर कोई जो NHM का नहीं है उसकी अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको 75 लाख रुपए मिल जाएगा जी। जैसे अभी आयुष्मान भारत के हवाले से जो NHM है, नेशनल हेल्थ मिशन जो है, उन्होंने इसकी अमलावरी की। अब जो ये आप नया इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्या नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए ही ये कार्ड्स भी फराहम किए जाएं जो बाकी मानदार? इसके लिए एक अलग एजेंसी है, उसको कहते हैं स्टेट हेल्थ एजेंसी जी, आयुष्मान भारत की जी। इस टाइम एक ही ऑफिसर के पास चार्ज है नेशनल हेल्थ मिशन का भी और स्टेट हेल्थ एजेंसी का भी। लेकिन ये स्टेट हेल्थ एजेंसी एक अलग सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है अंडर JNK सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट जी, जो इस काम को देखेगी और पूरी स्कीम को, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को भी, और जो JK हेल्थ स्कीम, जो नई स्कीम जो लॉन्च हो रही है उसको भी, उन दोनों को एक ही एजेंसी देखेगी जिसका नाम है स्टेट हेल्थ एजेंसी।
देखिए जनाब अटल डल्लू साहब, आपने एक खास मुद्दे के हवाले से आपने जानकारी दी। इस वक्त जो हम देखते हैं कि जिस वबा से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, कोविड-19 के हवाले से, अब जो केसों का इस वक्त रुझान है, थोड़ा सा एक तायराना नजर डालेंगे हम जो केसेस है उनके हवाले से। अगर हम कल के हवाले से 11 सितंबर के हवाले से बात करेंगे तो हमारे पास 1578 जो है केसेस हैं, अमवात जो है 9 है, 777 कश्मीर में, जम्मू में 808। तो ये स्पाइक जो इसमें है, स्पाइक इसमें जो हुआ, इसमें क्या वजूहात है और इसमें क्या इनिशिएटिव्स वगैरह लिए जा रहे हैं? मैं आपको ये स्पाइक का रीज़न बता दूं मुख्तसर में। जी। वो ये कि हम पहले सिर्फ RT-PCR टेस्ट करते थे। जी। RT-PCR टेस्ट करने की कैपेसिटी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक थी। एक दिन में हम 10,000 टेस्ट करते थे। जी। जब से हमने रैपिड एंटीजन टेस्ट करना शुरू किया, जी। अब हम कोई 25,000 टेस्ट करते हैं। तो हमारे टेस्टों की का जो नंबर है, तादाद है, वो काफ़ी बढ़ गई। तो उस वजह से जो इस तरीके के केसेस थे वो भी बाहर निकलने लगे, हमारी नज़र में आने। हमारी कोशिश है कि जो केस, अगर कोई पॉजिटिव केस है, वो जल्दी से जल्दी पकड़ में आए। जी। उसको हम आइसोलेट करें, ट्रीट करें और उसका इलाज हो, ताकि वो इस इन्फेक्शन को बाकी लोगों तक ना फैलाए। देखिए ये बहुत ही एक कारामद बात आपने कही, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कही, क्योंकि आम लोगों में ये है कि अब जिस स्पाइक इसमें हो रहा है, जैसा कि आपने बिल्कुल सही बता दिया कि 10,000 जो है 10,000 कैपेसिटी थी हमारे पास। अभी जो इस वक्त रैपिड टेस्टिंग हो रही है, अभी वो 25,000 के करीब। अगर हम देखेंगे 2 सितंबर को हमारे पास 535 केस थे, लेकिन उस वक्त जो इस तरह से टेस्टिंग का अमल जो था वो नहीं था, लेकिन अब जो टेस्टिंग का अमल उसमें बढ़ाया गया है, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि इसमें जो इसमें ये बढ़ोतरी हुई। अभी इस वक्त इस सूरत हाल को काबू करने के हवाले से जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ओवरऑल जम्मू कश्मीर में, क्या है, किस तरह आप देखते हैं? मैं आपको बताऊं, जहां तक कश्मीर का सवाल है, जी, पहले मैं कश्मीर की बात करूंगा। कश्मीर में जैसे 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले हमने देखा कि अस्पतालों में ओवर क्राउडिंग शुरू हो गई थी। जी। तो हमने फिर फैसला किया कि होम आइसोलेशन हम अलाउ करेंगे एसिम्प्टोमेटिक केसेस का, जिनको सिम्टम्स नहीं है। जी। और उससे हमको पब्लिक का कोऑपरेशन ज़्यादा मिला। जी। ज़्यादा लोग हमारे साथ पास आए टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि उनको ये लगा कि अब हम घर में भी अपना इलाज करा सकते हैं। और अस्पतालों को हमने रिज़र्व किया उनके लिए जिन लोगों को सीरियस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है या वेंटिलेशन की ज़रूरत है या इस तरीके की कुछ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, इंडोर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। तो हमारे जो अस्पताल थे इसमें 70%, 60%, 80% भी ऑक्यूपेंसी थी। जैसे स्किम्स हो गया, स्किम्स बेमिना हो गया, SMHS हो गया, CD हॉस्पिटल हो गया। लेकिन आज की डेट में ये घटकर 40% हो गया है। जी। हमारे एडमिशन्स कम हो गए हैं। जो डेथ्स हमारी कश्मीर में होती थी वो थोड़ी सी कम हो गई हैं या स्टेबल हो गई हैं। जी। हालांकि इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि आगे क्या रुख लेगी या डिजीज क्या लेगी, इसके बारे में बहुत कम लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी। लेकिन जम्मू में जो केसेस हमारे पास आए हैं, अब जम्मू में जिनमें बढ़ोतरी कुछ हो रही है, जम्मू में बढ़ोतरी हुई है। जम्मू में भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी कैपेसिटीज़ को, हमने एक्सपैंड किया भी है। वहाँ एसिम्प्टोमेटिक केसेस के लिए तो हमारे पास काफ़ी जगह हैं, और सिम्प्टोमेटिक के लिए भी वहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हमने कोई 200 बेड का इंतज़ाम किया हुआ है। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और उसमें बेड्स को बढ़ाएंगे। हमारे पास एस्कॉम्स जो हॉस्पिटल है वहाँ पर बत्रा हॉस्पिटल, जिसको आमतौर पर कहते हैं, तो वहाँ पर भी हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। गांधीनगर हॉस्पिटल अवेलेबल हमारे पास है, CD हॉस्पिटल हमारे पास अवेलेबल है, नारायण हॉस्पिटल भी पेशेंट्स ले रहा है। तो हम पेशेंट्स को बेड मना नहीं करेंगे कभी भी, वो हमारी पूरी कोशिश होगी, और जो फैसिलिटीज़ पेशेंट्स को मिलनी चाहिए वो मिलती रहेंगी। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां।
जनाब अटल डल्लू साहब, चूंकि आपको मालूम है कि ये जो पेशेंट्स कभी आते हैं कि इनमें ज़रूरत पड़ती है आईसीयू फैसिलिटी के हवाले से, चूंकि आईसीयू फैसिलिटी जो थी ऑलरेडी कहीं कहीं मुख्तलिफ जगहों पर, मुंतखबा जगहों पर अवेलेबल थी, क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि उन फैसिलिटीज़ को बढ़ाने की आप ज़रूरत समझते हैं या कुछ किया गया है उस सिलसिले में? जी बिल्कुल किया गया है। एक दो चीज़ें मैं बताऊंगा कि इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो है ऑक्सीजन जी। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हमारे पास बड़े कम थे, कोई 2000 के करीब थे। आज के तारीख में हमारे पास 5500 से ज़्यादा ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं जी। तो और जो लोग हमारे ऑक्सीजन पर हैं अभी वो कुछ 450 के करीब हैं जी। तो ऑक्सीजन के बेड्स की हमारे पास कमी नहीं है। लेकिन हो सकता है किसी एक ज़िले में फ़र्क पड़ गया हो, उस तरीके की सिचुएशन आ सकती है, लेकिन हम कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं अपनी ऑक्सीजन सप्लाईज को बढ़ाने के लिए। जी। एक और अहम फैसला जो जम्मू कश्मीर सरकार ने लिया, कोई 230 करोड़ के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सैंक्शन किए गए हैं कोई 35 अस्पतालों में जी। जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स, जीएमसी श्रीनगर, जीएमसी जम्मू, जो न्यू मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ, स्किम्स सोवरा, स्किम्स बेमिना, इनके लिए सैंक्शन किए गए हैं और 150 करोड़ रुपया इसके लिए वागुजार किया गया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वागुजार किया है कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स इनमें बनाए जाएं। जी। तो वो काम भी चल रहा है। और उसके अलावा वेंटिलेटर्स का जहाँ तक सवाल है, जी। वेंटिलेटर्स हमको मरकजी सरकार से कोई 908 वेंटिलेटर सैंक्शन हुए हैं, जिसमें से हमारे पास 800 से ज़्यादा वेंटिलेटर हमारे पास पहुंच चुके हैं और 670 के करीब वेंटिलेटर्स इंस्टॉल हो चुके हैं। क्या डिस्ट्रिक्ट्स में जो हमारे अजला हैं कि वहां पे कुछ आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं? बिल्कुल हमारे पास ऐसे जो वेंटिलेटर्स हैं ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी लग रहे हैं और इसके अलावा एक प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है जो जल्दी सैंक्शन होने वाला है, जिस पर काम शुरू होने वाला है, जिसमें हम हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक स्टेट ऑफ द आर्ट आईसीयू, स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी, स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर और एम्बुलेंसेस, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेस, इनको प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपने वो एम्बुलेंसेस के हवाले से आपने बात की, अभी जो हमारे पास जो अभी ये आपने कहा कि होम आइसोलेशन में रखा हमने पेशेंट को, अभी ये बताइए कि होम आइसोलेशन में आप पेशेंट को क्या दे रहे हैं? जैसे उसका पल्स है, उसको वो चेक करना है, वो कैसे कर सकता है? नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात यह है इसमें कि अगर अचानक किसी बीमार को ज़रूरत पड़ती है एम्बुलेंस की, गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटल का रुख करना पड़ेगा उसको, तो किस तरह से वो फैसिलिटी आप उसको प्रोवाइड करेंगे? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हम जिनको होम आइसोलेशन रिकमेंड करते हैं उनको पल्स ऑक्सीमीटर देते हैं जी। पल्स ऑक्सीमीटर से वो ऑक्सीजन सैचुरेशन भी देख सकता है और अपना पल्स भी देख सकता है और उसमें हम उसको गाइडेंस देते हैं, दवाई भी देते हैं जी। और जहाँ तक एम्बुलेंस का सवाल है, आजकल तो बड़ा सिंपल सिस्टम है, 102 108 की जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। किसी भी पेशेंट को या उसके अटेंडेंट को अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो 102 या 108 का नंबर डायल करें और बहुत ही जल्द उसके पास एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस होगी, वो डिपेंड करेगा कि उसकी कंडीशन कैसी है। अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो 108 एम्बुलेंस आएगी, अगर क्रिटिकल एम्बुलेंस नहीं है तो 102 एम्बुलेंस आएंगी। तो उस तरीके की एम्बुलेंस उसके पास पहुंचेगी और उसको अस्पताल तक पहुंचा देंगे। जैसे आपने अभी बात की, अभी रिकवरी रेट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि जैसे हमारे पास जो अभी हमने स्पाइक के हवाले से बात की, लेकिन रिकवरी कितनी हो रही है, उसका क्या रुझान है? रिकवरी रेट हमारी 68% है इस टाइम। रिकवरी रेट इसलिए कम है क्योंकि आपने देखा कि पिछले 10 दिन से हमारा स्पाइक हुआ है जी। आप देखेंगे कि अगले 15 दिन में हमारी रिकवरी रेट फिर वही नेशनल एवरेज के आसपास आ जाएगी जी। क्योंकि इसको डिजीज से ठीक होने में आमतौर पर 10 से 15 दिन लग जाते हैं जी। तो 10 से 15 दिन जिन लोगों के होंगे वो ठीक होते जाएंगे और हमारी रिकवरी रेट नेशनल एवरेज के साथ। एक और बात ये जानना चाहेंगे कि जो इम्यूनिटी बूस्टर्स आप दे रहे हैं इसमें, तो उसमें कोई पेशरफ्त हो रही है अभी? जी हाँ, बिल्कुल। हमने कोई 7 लाख घरों को, फैमिलीज़ को इम्यूनिटी बूस्टर्स दिए हैं, आयुष ड्रग्स दिए हैं और उनको एडवाइस किया है कि इनको लें। और कई जगहों से हमको रिपोर्ट आई है, डिमांड्स भी आती हैं कि हमको इम्यूनिटी बूस्टर्स की ड्रग्स चाहिए और ये रिपोर्ट्स भी आई हैं कि इनका असर अच्छा रहा है, अच्छे इफेक्टिव रहे हैं ये ड्रग्स। जी। अच्छा, एक और सवाल अब हमारे सामने पैदा हो जाता है
वो ये है कि जब कोविड की शुरुआत यहां पे हुई तो सारी तवज्जो जो है, सारी तवज्जो कोविड की तरफ चली गई। चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे हमारे आम लोग हैं, सब लोगों ने कोविड की तरफ तवज्जो दे दी। और उस वक्त ये भी हुआ कि आम जो बीमारियां हैं, शायद ये बात सही भी होगी कि लोग कुछ बीमारियों को भी भूल गए। लेकिन इस वक्त जो है हमारी सरकार जो है, हमारी यूटी यहां इंतजामिया जो है, आप जो है ओवरऑल सिचुएशन को देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जरूरत यह है, देखिए सिट्रस में भी बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन जरूरत इस वक्त यह बात है कि हमें जो इस सिलसिले में तिब्बी तालीम है, एजुकेशन है, क्या हम वो चीज तो नहीं भूल गए? उस चीज के हवाले से क्या किया जा रहा है? नहीं, मेडिकल एजुकेशन को भूला नहीं जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस हर जगह चल रही हैं, अंडर ग्रेजुएट की क्लासेस नहीं चल रही हैं, क्योंकि उसमें अभी वो फैसला सरकार ने नहीं लिया है कि स्कूल्स और कॉलेजेस को खोलने का। लेकिन नॉन कोविड एक्टिविटीज़ के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप देखेंगे कि जो हमारा वर्क डन है कि ओपीडी कितना हुआ, आईपीडी कितना हुआ, अभी पिछले महीने जुलाई की फिगर है हमारे सामने है, कोई 15 लाख ओपीडी था जी, कोई 5000 के 50,000 के करीब आईपीडी एडमिशन्स थे, सर्जरीज कुछ 5000 के करीब थी, डिलीवरीज भी थी। तो अगर ये देखेंगे उस हिसाब से लगता है कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, हमारी बाकी अस्पतालों में चल रही हैं। जो कोविड अस्पताल हैं सिर्फ कोविड के लिए डेडिकेटेड किए गए हैं, उधर तो नहीं चल रही हैं, लेकिन बाकी अस्पतालों में हमारी नॉन कोविड एक्टिविटीज़ जो हैं वो चल रही हैं। तो टेक्निकल है ये जो आपने बात की अभी तिब्बी तालीम के बारे में, मेडिकल एजुकेशन के हवाले से जो आपने बात की, किस तरह के कोर्सेज वगैरह है? और यहाँ पे जैसे वो अभी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में आपने वो कॉलेजेस भी बना दिए हैं, जहाँ कहीं कहीं वो कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी वहाँ पे इमारतों की, उस सिलसिले में एडमिशन्स का क्या सिचुएशन है? क्या पिछले साल हमको 5 मेडिकल कॉलेजेस सेटअप करने का मौका मिला जी, जिसमें से 4 में हमको लेटर ऑफ परमिशन मिली, 4 मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की क्लासेस चल पड़ी जी। इस बारी हमको पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में भी हमको परमिशन मिलेगी, वहाँ भी हमको 100 सीटें एडिशनल एमबीबीएस की मिलेंगी। एक ये, दूसरा 2 एडिशनल मेडिकल कॉलेजेस, एक उधमपुर में और एक हंदवारा में सैंक्शन हुआ, अभी वो टेंडर स्टेज में है, उसमें 1-2 साल लगेंगे अभी बनते बनते और उनको उनके क्लासेस शुरू होते होते। उसके अलावा हमारी पोस्ट ग्रेजुएट की जो सीटें हैं वो 50 के करीब बढ़ गई। बहुत अच्छी बात। और डेंटल कॉलेज जम्मू में जहाँ कई अरसे से ये रुका हुआ था एमडीएस का कोर्स, वो शुरू हो गया। अभी हमारी कोशिश है इसी साल हम जो गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज गांधरबल का है जी, उसको भी शुरू करेंगे। हमको लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुका है, लेकिन लेटर ऑफ परमिशन के लिए हमारी वो इंस्पेक्शन के लिए तैयारियां चल रही हैं। वो हमारी तैयारियां पूरी होंगी, हम उसका इंस्पेक्शन करवा के गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज को भी चला देंगे। हम इन नए मेडिकल कॉलेजेस में और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और जम्मू में बीएससी कोर्सेज शुरू कर रहे हैं पैरामेडिकल कोर्सेज में, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी जी, बहुत अच्छी बात है। वो ये शुरू कर रहे हैं। कोई लगभग 600 निशस्तें उसमें क्रिएट हो जाएंगी, बहुत ही खुश है, जिसकी परमिशन हमको कश्मीर यूनिवर्सिटी से और जम्मू यूनिवर्सिटी से मिल चुकी हैं। लेकिन अब उसमें दिक्कत यही आ रही है कि जो बोपी है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कर पा रहा है जी, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड जो वो जैसे ही वो थोड़ा सा हमको हालात थोड़े से मामूल की तरफ आ जाएंगे, उसका एग्ज़ाम होगा तो उन बच्चों को भी हम उसमें एडमिशन दे देंगे। उसके अलावा हम नर्सिंग कॉलेजेस शुरू कर रहे हैं जी। 5 नर्सिंग कॉलेजेस को हमारी कोशिश है कि अगले सेशन तक शुरू करने की। एक नर्सिंग कॉलेज तो शुरू हो गया जम्मू का, गवर्नमेंट ये जो नर्सिंग कॉलेज जो जीएमसी जम्मू के साथ अटैच्ड है गंगयाल में, वो शुरू हो गया जी। 4 और, एक बारामूला में, एक सोपोर में, एक अनंतनाग में और एक किश्तवाड़ में। ये अगले साल हम शुरू करेंगे जी। उसके अलावा भारत सरकार ने हमको 10 नर्सिंग कॉलेज और दिए हैं जिसकी सैंक्शन हमने ऑलरेडी दी है। उसमें अभी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। कंस्ट्रक्शन का काम चलते चलते 1-1.5 साल लगेगा, उसके बाद उसके कोर्सेज भी शुरू हो जाएंगे। हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है वो गए थे, जम्मू गए थे, वहां पे एम्स के हवाले से थोड़ा सा बताइए। एम्स के बारे में मैं बता दूं, एम्स जम्मू का काम शुरू हो चुका है, एम्स का काम चल रहा है, एम्स जम्मू का काम। और कश्मीर का जो एम्स है उसके टेंडर आ चुके हैं, उसका भी टेंडर अलॉटमेंट शुरू होगा, तो उसका भी काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा जनाब। और हमारी कोशिश ये भी है कि इसी साल एम्स जम्मू के क्लासेस मेक शिफ्ट अरेंजमेंट बेसिस पर हम शुरू करेंगे।
चलते चलते बहुत ही कारामद बात आपने की जनाब अटल डलू साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपने आज के प्रोग्राम के हवाले से दे दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आधे घंटे से हमें सुना, हमें देखा, और ये जो जानकारी आज आपको दे दी गई ये हम सब के लिए ज़रूरी है। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।